Dear students, welcome to the class of Political Science. Today, we will discuss the Indian political thought, in which we will discuss one of the most prominent political leader, as well as thinker, Pandit Jawaharlal Nehru, who was the first Prime Minister of India, as you know. तो आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में. मैं डॉक्टर सुधांशु. इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे आज हम फोकस करेंगे. उसमें हम देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं और एक प्रोमिनेंट लीडर भी रहे हैं और एक चिंतक भी रहे हैं. तो आज हम उनके विचारों को राजनीतिक विचारों पे और सामाजिक विचारों पे एक फोकस करेंगे और देखते हैं उनके विचार किस तरह से डेवलप होते हैं और भारतीय राजनीति पे या भारतीय समाज पे उनके विचारों का क्या असर पड़ा, इस बात पे हम फोकस करेंगे. तो जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि किसी भी चिंतक को जानने के लिए उसके देश, काल, समय, परिस्थिति को जानना बहुत जरूरी है. तभी हम उसका सही कनोटेशन निकाल सकते हैं कि उसके आइडियाज क्या थे, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, या उसके जो थिंकिंग है उसको हम इंटरप्रिटेट सही ढंग से कर पाएंगे. तो हम देखते हैं कि पहला उनके जीवन पे फोकस करते हैं, जैसे हम सभी थिंकर्स के करते हैं. जीवन में क्या क्या होता है. Born on 14th November 1889 इलाहाबाद, ब्रिटिश इंडिया. जैसा कि हम जानते हैं कि 14 नवंबर बनाया जाता है बाल दिवस के रूप में भी भारत में, और 14 नवंबर और जिनको प्यार से चाचा नेहरू का जन्मदिन बोला जाता है, तो वो नेहरू के बर्थडे के उनको बच्चों से बहुत प्यार है ऐसा माना जाता है. उनके बर्थडे के दिन ही हम बाल दिवस मनाते हैं. तो ये 14 नवंबर तो हम सभी को मालूम है 1889 में हो रहे हैं. तो ये 20वीं शताब्दी से पहले पैदा हो रहे हैं. 20वीं शताब्दी में जो है इनका ग्रो अप होते हैं, बढ़ते हैं और सारी चीजें. उस समय तक जो इलाहाबाद था वो यूनाइटेड प्रोविंस का पार्ट था. यूनाइटेड प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया का था. जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया उस समय प्रेसिडेंसीज में चलती थी या इस तरह के स्टेट्स जो प्रोविंस कहलाते थे उसमें चलती थी. यूनाइटेड प्रोविंस हो गया उत्तर प्रदेश आज का, या सेंट्रल प्रोविंस जो होता है मध्य प्रदेश हो गया, इस तरह के. और इसके अलावा बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इस तरह से वो चलाते थे एडमिनिस्ट्रेशन को. बाद में उससे पहले उस समय तक जो हमारी कैपिटल थी, इंडिया की कैपिटल, उनके अकॉर्डिंग वो बंगाल कोलकाता थी. बाद में वो कोलकाता से हटके 1911 में दिल्ली आती है. तो ये सारे जो फेजेस है ये नेहरू अपनी आंखों से देख रहे हैं और इसी के थ्रू इनके विचार बढ़ते हैं. तो जैसा हमने बताया, हिज फादर मोतीलाल नेहरू वाज अ फेमस बैरिस्टर. वो अपने समय के बहुत धनी और फेमस बैरिस्टर थे और ट्वाइस बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, और 2 बार वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट लिए. बेसिकली मोतीलाल नेहरू एक कश्मीरी थे, जो कश्मीरी पंडित थे और एक काफी धनवान फैमिली से आते थे. बैरिस्टर होने के साथ ही साथ इनके जो फैमिली थी वो काफी रिच थी, और इसका असर पड़ता है नेहरू के आइडियाज पे भी. नेहरू को सामान्य जीवन में कोई कष्ट या कोई भी दिक्कत नहीं महसूस होने दी जाती है. मोतीलाल नेहरू उनकी बहुत केयर करते हैं और उनको पढ़ने के लिए बचपन से ही बाहर भेज दिया जाता है. उनके साथ ही इनकी 2 बहनें होती हैं. ही वॉज हैज 2 सिस्टर. एल्डर सिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित, जिसको हम जानते हैं, who was the first female president of United National General Assembly. जनरल असेंबली यूएन के फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी जो बनती महिला वो विजया लक्ष्मी पंडित होती हैं. दूसरी सिस्टर जो होती है कृष्णा वॉज नोटेड राइटर. वो बहुत प्रसिद्ध लेखिका है जो तमाम सारे देशों में उनके बुक्स पढ़ते हैं लोग, और भारत के अंदर भी उस समय काफी प्रसिद्ध थी. तो हम देखते हैं एक संभ्रांत घर का व्यक्ति जो आजादी के आंदोलन में कूदता है और आजादी के आंदोलन में अपने सुख सुविधाओं को छोड़ के आता है. साथ ही साथ रेडिकल व्यू भी अपनाता है. रेडिकल व्यू इसलिए कहेंगे क्योंकि इनके पिताजी भी 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हैं, लेकिन उस समय तक जो कांग्रेस का आइडिया था वो डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन का नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उसी में सुधार का तरीका था. बाद में इनके पिताजी कांग्रेस से अलग हो जाते हैं तो ये कांग्रेस में ही रहते हैं. जब गांधी जी आते हैं या नेहरू खुद जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं उस समय ये रेडिकलाइज करते हैं, कांग्रेस को और आंदोलन तीव्र करने के लिए प्रेरणा देते हैं और पूर्ण
स्वराज की डिमांड भी करते हैं। तो हम देखते हैं कि इनके जो लाइफ है, बचपन से ही इनको अच्छी लाइफ दी जाती है पढ़ने के लिए या दूसरी चीजों के लिए भी, लेकिन बड़े होने के बाद जो वो लंदन से लौट के आते हैं तो इनका हम स्कूलिंग देखते हैं किस तरह से होता है। तो स्कूलिंग में अगर हम देखें, ही हैड एजुकेशन फर्स्ट एट होम, पहले तो इनको घर में ही पढ़ाया जाता है, इनको जो टीचर्स आते हैं वो घर में पढ़ाते हैं। बाद में हरो जो है स्कूल वहाँ लंदन के अंदर वहाँ भेज दिया जाता है। उसके बाद ये कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं और इनर टेम्पल से बैरिस्टर जो है की डिग्री लेते हैं, लॉ करते हैं। और वहाँ से लौट के जब हिंदुस्तान, वहाँ पे भी ये जो होम लीग जैसे आंदोलन थे, होम लीग वहाँ पे भारत की आज़ादी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें तमाम सारे इंडियंस जो वहाँ पढ़ने जाते थे वो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे और वहाँ से भारत की आज़ादी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं, चाहे वो आर्टिकल लिखना हो या प्रोटेस्ट करना हो, इस तरह की चीज़ें वो करते थे। तो होम लीग का भी पार्ट बनते हैं और इसके अलावा जो है भारत की आज़ादी के लिए लिखते भी रहते हैं, तमाम सारे प्रोटेस्ट भी करते हैं। बाद में जब ये भारत वापस आते हैं, अगर हम जीवन को देखें तो यहाँ से इनके पॉलिटिकल कैरियर शुरू होता है, क्योंकि इससे पहले एक आसान जिंदगी जी रहे थे। इनके ये जो प्रोटेस्ट हुआ करते थे उस समय भी ये प्रोटेस्ट जो है बहुत टोकनिज्म की तरह होते थे, ऐसा नहीं था इसमें कि बहुत ज़्यादा खतरा हो या लोगों को जेल में डाल दिया जाए, ऐसा नहीं होता था। लेकिन जब भारत आते हैं ये, आफ्टर कमिंग बैक टू इंग्लैंड, पार्टिसिपेटेड इन नेशनल मूवमेंट, भारत के अंदर जो है आज़ादी का जो आंदोलन वो तीव्र हो रहा है। उससे पहले भी कांग्रेस की अगुवाई में लगातार जो है आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, लेकिन वो आज़ादी का आंदोलन अपने आप में बहुत तीव्र नहीं है और वो लगातार डिमांड जो करता था वो डोमिनियन स्टेट की बोलता था कि एक ऐसा स्टेट जहां की सत्ता में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन भारतीयों का हो, क्योंकि भारतीय के ऊपर ऑल्दो वो महारानी या क्वीन जो है उस समय की, उनकी सत्ता को मानते हैं। वो यहां तक चीजें चल रही थी। नेहरू के आने के बाद वो इसके विरोध में जाते हैं और तमाम सारे बाद वो जेल जाते हैं। वेंट टू जेल सेवरल टाइम्स, एक दो बार नहीं कई बार वो जेल जाते हैं। बाद में वो ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसा हमने बताया। और लाहौर जो कांग्रेस थी या लाहौर जो सेशन था उसके अंदर ये पूर्ण स्वराज की डिमांड करते हैं और वहां पे झंडा भी फहराते हैं, जो भारत का झंडा ट्राई कलर वो भी फहराते हैं। इस तरह की चीजें होती हैं। आजादी के बाद अगर हम देखें तो ऑब्वियसली ही वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, और सब लोग जानते हैं कि आजादी और अंत तक जब वो जिनकी मृत्यु होती है 27 मई 1964 तक, तब तक वो प्रधानमंत्री रहते हैं। तो इन सारी चीजों की आजादी से पहले का जो उनका स्ट्रगल है, जो उन्होंने जेल में समय बिताया, उसमें तमाम सारी बुक लिखी, जिसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया मोस्ट फेमस बुक है। इस तरह की बुक्स लिखते हैं और ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखते हैं। ये तीनों काफी फेमस चर्चित बुक्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत को पूरे प्राचीन समय तक, मॉडर्न इंडिया तक किस तरह से भारत के अंदर बदलाव हुए और बहुत साइंटिफिक ऑथेंटिक तरीके से उसको लिखते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो उनका जब वो प्रेसिडेंटशिप होती है या उससे पहले ये कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट जो ग्रुप था जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें कहा जाता है कि राम मनोहर लोहिया, जेपी या सुभाष चंद्र बोस, ये लोग जो थे ये कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट आइडिया से बड़े प्रभावित थे, इसलिए सोशलिस्ट ग्रुप को लीड करते थे। दूसरा जो कांग्रेस के अंदर एक कंजर्वेटिव ग्रुप भी था जिसमें सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल या इस तरह के लोग भी थे। तो इनसे अलग होके कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाकर ये इस जो सोशलिस्ट ग्रुप था, कांग्रेस सोशलिस्ट जो पार्टी थी, उसके उनमें जवाहरलाल नेहरू का योगदान बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनके जो विचार होते हैं वो काफी सोशलिज्म से प्रभावित होते हैं। ऑल्दो जब प्रकाश नारायण या राम मनोहर लोहिया के भी विचार काफी प्रभावित करते हैं सोशलिज्म के। सुभाष चंद्र बोस अपने आप में सोशलिस्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो ये सारी चीजें करने के बाद तो जब आजादी मिल जाती है तो उसके बाद जब भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, उस समय अगर देखें तो सेप जो देता है भारत को,